कि दोस्तों इस परीक्षा के क्या क्या महत्व हैं, क्यों जरूरी है ये परीक्षा पास करना, कैसे आसान बनाता है हमारा ये पूरा अनअकैडमी परिवार, इन सभी मुद्दों पे डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और कौन कौन से टीचर आपको कितना सहयोग करते हैं, हमारी टीम जो है हमेशा आपके लिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से और आंसर जो राइटिंग होती है मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसमें कैसे सहयोग करेगी, सभी मुद्दों पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा। पहले हम लोग बात करेंगे दिलीप मिश्रा सर से। सर ये बताइए कि ये परीक्षा इतनी आसान तरीके का नेचर है इसका, इसके परीक्षा के दौरान प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसको थोड़ा एलोबरेट करें सर। बिल्कुल धनंजय सर, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कि परीक्षा का नेचर आसान है या नहीं है, तो आरओ एआरओ की या समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसको अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो मिनी पीसेस के तौर पर इसको देखते हैं। और ये एक तरह से मिनी पीसेस जैसा है भी। अ, सबसे पहले हमको केवल प्री देना होता है, प्री के बाद सिर्फ मेंस, और मेंस के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। इसके बाद एक बेहतरीन जॉब के आप हकदार हो जाते हैं अगर आप प्री और मेंस को क्लियर कर लेते हैं। प्री को लेकर के बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं, जो मैंने देखी हैं, कि लास्ट ईयर जो प्री का लास्ट जो एग्जाम हुआ था, उसका जो प्री का कट ऑफ गया था वो 124 और 126 इधर गया था, जी 124 गया था शायद उसका कट ऑफ। जी और 124 के कट ऑफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे थे जो 190, 120, 115 के आसपास आकर के रुक गए थे। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। अब वो गलतियों को अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूं, तो गलतियां ये होती है कि हम इसको मिनी पीसेस के तौर पर देख लेते हैं कि ये हमारा एक मिनी पीसेस का एग्जाम है। हम जीएस पर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, डेफिनेटली हमको उसमें फोकस करना पड़ेगा जीएस को लेकर के, अगर हमको प्री और मेंस दोनों को क्लियर करना है। लेकिन ये जो 115, 116, 120 तक आकर के हम लोग रुक जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो जो बैरियर होता है कट ऑफ का, उस कट ऑफ को, उस बैरियर को नहीं पार कर पाते। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि हम जीएस के पीछे इतना ज्यादा लग जाते हैं कि बाकी जो छोटे छोटे से सब्जेक्ट हैं, जिसका महत्व उतना अधिक नहीं है आपके प्री के एग्जाम में, लेकिन वो जरूरी है कि आप उस बैरियर को क्रॉस कर सकें, उसको लेकर के थोड़ा सा समय नहीं दे पाते हैं, या हम उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट है, रीजनिंग में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, आरओ आरओ का जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स में, उसमें रीजनिंग का जो स्तर होता है वो बहुत अधिक कठिन नहीं होता। 7 से 8 प्रश्न मुश्किल से पूछे जाते हैं, बहुत अधिक। कभी कोई एग्जाम में मैंने देखा है कि 10 से 11 क्वेश्चन या मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, 140 क्वेश्चन में से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हम उन 7 से 8 क्वेश्चन को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये कि हमको ये लगता है कि जीएस वाला सेक्शन अगर मैं कंप्लीट कर लूंगा, हिंदी वाला सेक्शन अगर मैं कंप्लीट कर लूंगा, तो मुझे रीजनिंग के सेक्शन को कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस वहीं पर बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा मात खा जाता है। आप 116, 117 पर आकर के रुक गए, अगर आपके पास 7 नंबर और होते तो आप 124 कट ऑफ को क्लियर कर चुके होते। लेकिन नहीं, हम ऐसा सोचते नहीं। दूसरी एक थिंकिंग क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि एग्जाम के टाइम पर वो चीज हमारे दिमाग में, हम वो रीजनिंग के क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत आसान होता है, सिंपल होता है, आप निश्चित तौर पर कर लेंगे। लेकिन आपको एक निश्चित समय में उन क्वेश्चंस को करना होता है। आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस की, और फिर आप सोचेंगे कि आप एग्जाम के टाइम पर आकर के डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सही बात। देखेंगे और देख करके सॉल्व कर लेंगे, भले ही वो क्वेश्चन इजी हो, लेकिन आपके दिमाग में वो क्वेश्चन का लॉजिक तुरंत स्ट्राइक कर जाए, ऐसा थोड़ा सा संभव प्रतीत होता है। तो मेरा बस ऐसा मानना है कि हमको मेन सब्जेक्ट को लेकर के तो तैयारी करनी चाहिए धनंजय सर। जी दीपांकर सर, मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमको मेन सब्जेक्ट को लेकर के तो तैयारी करनी ही चाहिए, वो तो हमारा कोर सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे से विषय होते हैं, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वो गलतियां जो बाकी सभी करते हैं, वो गलतियां कम से कम हम ना करें, ताकि हम उस बैरियर को, उस कट ऑफ के क्रॉसिंग को पार कर जाए, क्रॉस कर जाए आगे चल करके। और मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है, संभव है। अगर आप इस बैच को देखेंगे, जो 90 डेज का एक फिल्म्स का बैच है आर ओ के लिए, इस बैच में आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी, छोटे से छोटे विषय से लेकर के जो कोर सब्जेक्ट हैं, वो सारे विषय आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, एक कंप्यूटर को लेकर के भी मैंने एक चीज देखी है कि कंप्यूटर को लेकर के भी बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, वो जी जी अगर जी। लैपटॉप को चलाना भी जान गए, जी जी। अगर लैपटॉप को चलाना भी जान जाते हैं, तो वो कंप्यूटर में अपने आप को महारत हासिल करने वाला व्यक्ति समझ लेते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। कंप्यूटर को चला लेना अलग किस्म की चीज होती है, लेकिन कंप्यूटर के विषय में जानकारी होना अलग किस्म की चीज होती है। आपको पता है कि आप
पेन ड्राइव को यूज करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन पेन ड्राइव किस मेमोरी के अंतर्गत आती है? पेन ड्राइव, अब हमारे सामने प्राइमरी मेमोरीज और सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। पेन ड्राइव किस मेमोरी के अंतर्गत आती है? फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आती है या स्टेबल मेमोरी के अंतर्गत आती है? ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, और वो चीजें अगर हमको नहीं पता होंगी तो जाहिर सी बात है हमसे वो ये नहीं पूछता कि लैपटॉप को चलाया कैसे जाना है, हमसे पूछता है कि भैया लैपटॉप के अंदर ये जो चीज होती है वो होती क्या है आखिरकार। इन चीजों को लेकर के स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। और मैं बस आप लोगों को यही गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि इस बैच के अंतर्गत आप लोगों को रीजनिंग और कंप्यूटर जो कि मैं पढ़ाऊंगा, करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। उन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दूंगा, ताकि जो जीएस का कोर पार्ट है उस पर आप लोग मेहनत करते रहें, फोकस करते रहें। और इस वाले इधर ये जो रीजनिंग का कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को मैं सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करवा करके ही इस पार्ट को आपके कंप्लीट कर दूंगा, और निश्चित आपका सिलेक्शन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांकर सर, समय स्वागत है सर आपका। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि 90 दिन का एक क्रैश कोर्स हमारी टीम द्वारा लाया जा रहा है, तो समय प्रबंधन, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की भी देनी है, 13 जून को है। उसके बाद जो है आपको 1 अगस्त को ये प्रारंभिक परीक्षा होनी है समीक्षा अधिकारी की। तो 90 दिनों में कैसे एक बच्चा जो है इसको दोनों ही परीक्षाओं को कैसे मैनेज करे, किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाए, उस पर मैं आपके कुछ विचार चाहता हूं सर। देखिए सर, मेरा तो ये मानना है कि जिन बच्चों का डायरेक्ट फोकस आरओ और एआरओ के एग्जाम पे है, उनका केवल लक्ष्य प्री निकालना नहीं होना चाहिए कि प्री निकाल लिया और खुश हो गया। आपका पहले दिन से टारगेट होना चाहिए कि प्री के साथ हमें मेंस तक पूरी फाइट करनी। जब आपका प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, फिर आगे कुछ चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन, ज्वाइनिंग लेटर आपको लेना। प्री के लिए आपको सबसे बेस्ट फैकल्टी, मेंस के लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है, सभी टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। प्री में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बहुत आप लोगों ने हमारी टीम में हर क्लास में लगभग अपने बताया है, सामान्य अध्ययन के साथ पूरा हिंदी का है सेटअप। और जब बच्चा यहाँ पर आता है तो उसको पूरा डिटेल में टेस्ट सीरीज से लगा करके एक एक चीज, पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स, एक एक चीज बारीकी से उसको प्रोवाइड कराई जाती है, समझाई जाती है चैप्टर वाइज। और बढ़िया चीज क्या है अपने बैच की है कि ये पूरे 90 डेज तो बचा हुआ है, और एक कोर्स भी जो स्टार्ट हुआ है उससे अगर बच्चा अपनी एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहता है, एक माइक्रो प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहता है, तो उसके सामने एक पूरा एक सिस्टमैटिक चार्ट बना हुआ है कि किस दिन कौन सा एजुकेटर कितने बजे कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है। इससे हम एक अच्छे से प्लानिंग करके विधिवत पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको पता होता है अच्छा ये सब्जेक्ट तो मैं तैयार कर चुका हूं ऑलरेडी, तो इतने से इतने दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इस समय में मैं टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करूंगा। ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है तो ये दिन तो मेरे लिए कंपलसरी ये हो गया। फिर जैसे प्री में तो आपको पता है सर कि बच्चों को भी ज्यादातर सभी को पता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको सामान्य अध्ययन और हिंदी का रोल है, और मेंस में आपका पूरा रोल हिंदी डिस्क्रिप्टिव का होता है, राइट सर। और इसमें मेंस में हिंदी के लिए हमको तो नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, एक से बढ़कर एक एजुकेटर है टीम में, और नाम भी आप लोग जानते होंगे, अमरनाथ गुप्ता सर जबरदस्त हिंदी की फैकल्टी है। आप लोग भी हिंदी का बताते हैं, धनंजय सर भी बताते हैं। मेंस को लेकर के आपका भी काफी बच्चे, मेरी ही क्लास में बच्चे खुद आपस में ही डिस्कस करने लगते हैं कि सर ये सर है, ये सर है, ऐसा ऐसा है। तो बच्चों को ऑलरेडी पता भी है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें थोड़े दिन पहले, अभी जब फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, फॉर्म के थोड़ा सा पहले बच्चों में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी वैकेंसी फॉर्म भरने ना भरने को लेकर के। तो मैं शॉर्ट में जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि टोटल जो वैकेंसी है वो लगभग 337-340 के अप्रॉक्स हैं। ये घट बढ़ भी थोड़ी बहुत हो सकती है, जिसमें से 228 वैकेंसी के हमारी सभी कैटेगरी के लिए, यानी इस 228 में हमको सभी कैटेगरी के बच्चा इसमें अप्लाई करेगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, राइट। और ये जो बाकी की जो 109 पद हैं, इसमें ये विशेष कैटेगरी रखी गई है। टोटल 13 टाइप की वैकेंसी निकाली गई है। 13 टाइप में शुरुआत में जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी एस्पिरेंट जो बाद में इस वीडियो को देखें, 1 से लगा करके 13 तक जब आप वो पूरी वैकेंसी को डिटेल में देखेंगे तो उसमें शुरुआत के 5 पद ऐसे हैं। क्या है वो 5 पद?
बच्चों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर मैंने ओ लेवल तो किया ही नहीं, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? सर ये सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। कंफ्यूजिंग मैंने पॉइंट रहा है बच्चों के बीच में, इतना लोगों ने डाउट दीपांकर सर, पूछा है। मैंने तो अब है क्या कि इसमें, हाँ, मैंने भी इसमें धनंजय सर से भी हर, बात हाँ, पूछी थी, क्योंकि ये हाँ, बहुत सारे बच्चे जैसे आपसे डाउट पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर मैंने बीटेक कर रखा हुआ है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, हाँ, तो मुझे ओ हाँ, हाँ, लेवल की क्या आवश्यकता है? और वो ऐसे में उनके पास कहीं पर भी कोई क्लियर नहीं है जानकारी सर, नहीं है मैं कि बता रहा हूँ इसके आखिरकार। बारे में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, सर। मैं बता रहा हूँ, पहली चीज तो हर वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। हर वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, या जिसने भर दिया है और वो कंफ्यूजन में था कि हाँ मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, तो आप सब लोग पेपर दे सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि वो बच्चे जिन्होंने ओ लेवल किया है या नहीं किया है, या ओ लेवल के समकक्ष उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, उनका ये 3 कैटेगरी है। देखिए, जिनके पास ओ लेवल है, जिनके पास ओ लेवल नहीं है, या जिनके पास ओ लेवल के समकक्ष कोई सर्टिफिकेट है, तो 1 से लगा करके 5 नंबर तक आप नोटिफिकेशन जब देखेंगे, मैं नोटिफिकेशन डलवाऊंगा इसमें पीडीएफ में, जी पीडीएफ फॉर्मेट में, आप बच्चे देखिएगा बाद में। तो 1 से लगा के 5 तक वो वैकेंसी है जिनमें बच्चों को सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसमें कंपलसरी है कि ग्रेजुएशन में कॉमर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य से रिलेटेड ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। तो उनमें जो है कंपलसरी बोल दिया गया है कि आपके पास होना चाहिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट। फिर एक चौथा पद है, अरे सॉरी, एक 5वें नंबर का पद है। जब आप सीरियल से देखेंगे, मैंने बाकायदा बहुत डिटेल में इसकी एनालिसिस करी है, तब मैं ये सारी चीजें बता पा रहा हूँ। 5वां पद जो है, उसमें आपको एक ये बोला गया है कि ओ लेवल या उसके समकक्ष सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो बच्चे जिन्होंने ओ लेवल नहीं किया है, या कोई दूसरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कर रखा है ओ लेवल के समकक्ष, या आपने बीटेक आपने कर रखा है सीएस से या आईटी से, या फिर कोई और उसके समकक्ष आपने जैसे सर्टिफिकेट ले रखा है, एमसीए तो हो गया आप या उस बीसीए हो वैकेंसी, गया। हाँ, हाँ, तो आप वो, हाँ, एमसीए बीसीए हो गया, तो वो तब आप ये 5वें पद के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर इसमें भी कई पद ऐसे भी हैं एआरओ के, एक मिनट सहायक समीक्षा अधिकारी के। हाँ, जी सर, 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। सहायक समीक्षा अधिकारी के, हाँ, हाँ, जी सर, मैं बता दूं, इसमें क्लियर कर दूं बच्चों को कि हाँ, जो एआरओ है, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए हाँ, ओ लेवल सर्टिफिकेशन मांगता है, हम्म, और प्लस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए पिछले साल हम लोगों ने केस भी किया था। 2017 के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके पास एमसीए कम्युनिकेशन में, आईटी में, या बीसीए था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये सभी पदों को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। जितने भी इतने ये जो डिग्री है, इनको ये मान्य नहीं कर रहे हैं। पीजी डिप्लोमा जो है, अगर किसी बच्चे का है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, भारती यूनिवर्सिटी के मेरे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं अभी 2017 में, 16 में भी कुछ स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो आप पीजी डिप्लोमा को वो ले रहा है। अब हाँ, ये मामला कोर्ट में भी गया था, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जिनके पास ओ लेवल है, वो भी डोएक से हाँ, नीलिट से जिनके पास ओ लेवल है, केवल वही मान्य है। पीजी डिप्लोमा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से है, और कुछ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, अब वो अपने मानदंड खुद बनाते हैं। तो जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस में अन्य डिग्री लिए हैं, वो जो है एआरओ के लिए तैयारी ना करके, एआरओ ए, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, हाँ, वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आरओ में आप फाइट करेंगे, तो आपको वैसे ही एलिजिबल हो आरओ के लिए। रिव्यू ऑफिसर के लिए सभी सामान्य ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल है। इस बार सीटें थोड़ी कम है, 48 सीट अभी तक है, ये बढ़ करके 100 के आसपास हो जाएगी, जो केवल रिव्यू ऑफिसर की है, जिसमें अकाउंट्स नहीं है, हिंदी नहीं है, हाँ, और जितने भी विशेष उर्दू के पद हैं वो नहीं है। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं, अगर उनके पास डिग्री नहीं भी है, तो वो समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करें, ठीक है। और एआरओ के लिए डिग्री डिसाइड करेगा आयोग। पिछले साल क्या हुआ था, जो टॉपर स्टूडेंट था, 2017 का टॉपर स्टूडेंट था, उसके पास डिग्री ना होने के कारण उसे हटा दिया गया। समझ सकते हैं आप। तो आयोग जो है खुद डिसाइड करता है कि कौन सी डिग्री एलिजिबल होगी, कौन सी नहीं है। जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके माध्यम से और कुछ केसेस के माध्यम से, ये पता चला है कि आयोग जो है डोएक से, नीलिट से जो ओ लेवल है वो मान रहा है, पीजी डिप्लोमा मान रहा है, चाहे आप पॉलिटेक्निक वाले संस्थान से किए, किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से, यूनिवर्सिटी से आपने किया है, पीजी डिप्लोमा वो मान्य है। और साथ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है बार बार,
जो सुभारती यूनिवर्सिटी है, अगर जो लोग करना चाह रहे हैं आगे समीक्षा अधिकारी के लिए, तो वहां से वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरा करिए, ये मुझे जो जानकारी एक सर, हाँ नहीं नहीं सर, बहुत जरूरी था। एक बच्चों के मन में है कि सर टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है क्या? तो टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। टाइपिंग तो जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो टाइपिंग तो करवाई जाएगी आपके, आपको वहां बुलवा करके। उसकी नीड वहां पड़ेगी, कुर्ती देव पे आपको प्रैक्टिस करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, कुर्ती देव पे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारी ये बेसिक चीजें हैं। तो निष्कर्ष ये आता है कि आपने ओ कर रखा है, ओ लेवल का कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं कुछ पोस्ट के लिए। अगर ओ के समकक्ष, ओ लेवल के समकक्ष कर रखा है तब भी, और नहीं भी कर रखा है तब भी आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल। तो जैसा ही आपका बनेगा तो उस हिसाब से आपको नंबर जैसा और डिग्री जैसा होगा, सर्टिफिकेट जैसा होगा, उसी हिसाब से आपको पोस्ट वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। राइट सर? जी 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 सर। मुख्य परीक्षा के लिए आप सर थोड़ा सा बच्चों को प्लानिंग के लिए बताइए, क्योंकि देखिए मैं तो मैथ्स का एजुकेटर, मैथ्स के अलावा मैं और कुछ पढ़ाता ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ पे बताइए बच्चों को कि थोड़ा सा कम समय में और किस किस सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करें, टेस्ट सीरीज कब से लगाना शुरू करें, कितना और एनालिसिस सर कैसे करेगा टेस्ट सीरीज की। मेन मुद्दा तो देखिए टेस्ट देना तो जरूरी है, लेकिन टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी उसकी एनालिसिस है। एनालिसिस के क्या क्या यहाँ पे मोड रखे गए हैं, टीचर खुद कराएगा नहीं कराएगा, आप लोग एनालिसिस बच्चा खुद से करे तो कैसे करे, टीचर किस लेवल पे जा करके कराएगा, मतलब ये थोड़ा सा एनालिसिस को लेकर के बताइए। और टेस्ट सीरीज बात बता रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी इस बैच में करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स की क्लासेस मेरी चल रही है अभी, तो उसकी पहली क्लास जो है, जो लोग भी प्लस पर हैं अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मेरी क्लास नहीं किए हैं वो जरूर देख लें। वो सभी सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे। मैं पूरा एक टाइम बुक बनवाता हूँ बच्चों से। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं। कुछ बच्चे हैं 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं। अब उनमें समस्या क्या होती है कि आज ज्योग्राफी पढ़ा, 2 दिन 3 दिन तक ज्योग्राफी पढ़ा, अब आपको लग रहा है सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर हिस्ट्री शुरू किया, जैसे ही हिस्ट्री शुरू किया ज्योग्राफी गायब हो गई। तो आपको प्लानिंग क्या करनी है, 2 घंटे मिनिमम रिवीजन पे देना। आप नई चीज पढ़ें, इसके लिए मैं बार बार उदाहरण देता रहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप पैसे कमा रहे हैं, एक महीने में आपकी सैलरी जो है 10 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, 50,000, अगर आप पूरा पैसा खर्च कर देंगे इधर उधर अपने शौक में, अपने जो बेसिक चीजें हैं उनको ना करके अलग इधर उधर, जैसे स्पेंड करते हैं 10,000 रुपए उनको घर से मिलता है खर्चे के लिए, और लास्ट के हर महीने में हर स्टूडेंट की कहानी होती है कि 100 रुपए 200 रुपए उधार लेने होते हैं। तो वो समस्या सभी के साथ है। तो मेरा ये कहना होता है कि आप पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है बचाना। इसी प्रकार से अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे मैं मान लूँ करंट अफेयर्स में पढ़ रहा हूँ, तो करंट अफेयर्स को मैं 100% मेमोराइज कराता हूँ। मेमोराइज कराने का सेंस ये नहीं है कि रटना क्या, हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू उसको सीखते हैं। और डेली रिवीजन का जब प्लान होता है उसमें फायदा क्या होता है स्टूडेंट का, कि आज हमने भारत का स्वतंत्रता संग्राम का कोई एक टॉपिक मान लीजिए पढ़ लिया, मान लीजिए 1857 की क्रांति हमने पढ़ी, तो अब 1857 की क्रांति में कितने टॉपिक है पहले उसको याद होना कि क्या क्या पूछता है कि कब ये हुआ शुरू, कहाँ से शुरू हुआ, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, कितने शहरों में ये पूरी तरीके से फैला, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, उसके बाद में। तो ये मेन जो टॉपिक होते हैं वो आपके लिए पूरे मगअप होने चाहिए। वो कैसे होगा, वो बार बार करने से होगा। बार बार कैसे करेंगे आप, तो मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप अपने जैसे पैसे का हिसाब रखते हैं, जो लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं या भारत के या विश्व के टॉप जो है बिजनेसमैन है, वो लोग क्या करते हैं, टाइम को ही पैसा मानते हैं। हम आज नहीं समझते, और आप लोग तो जैसे एजुकेटर हैं हमारे, सभी लोग समझते होंगे कि हमारे टाइम का क्या पैसा होता है, क्योंकि हमें पेड किया जा रहा है और आपको नहीं किया जा रहा है। आपको लग रहा है, सारे स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूँ, कि आपके हर मिनट का पैसा, उस पैसे को जान के खर्च करिए। आप समय से सही तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, वो समय क्या है आपके लिए अभी पैसा है, क्योंकि आप जो है अपना अभी नॉलेज ले रहे हो, जो नॉलेज गेन कर रहे हो। जैसे ही आप अपना समय सही से इन्वेस्ट करेंगे, और सही इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक सही बात मानी जाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टी में सही बात मानी जाती है, उसी प्रकार से रिवीजन में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। 10 गुना फायदा देगा, 10 गुना फायदा देगा कि आप कम पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन 2 घंटे का रिवीजन प्लान जरूर रखिए। तो ये 90 दिनों में आपको रेगुलर करना है। जैसे ही आप इसको हैबिट में लाते हैं,
तो हमें क्या होता है कि पूरा का पूरा 100% चीजें याद आने लगती है। और बीच बीच में हमें एमसीक्यूज, जो हम लोग स्पेशल क्लासेस में भी कराते हैं, जो भी बच्चा अगर मान लीजिए अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी सीरियस कैंडिडेट हैं, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा की 100% तैयारी, मेरे अब तक जो है 60+ स्टूडेंट जो है हम लोगों के सिलेक्ट हो चुके हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। 1 महीने में तैयारी, पिछले सेशन में कुछ बच्चे आए थे और मुख्य परीक्षा की तैयारी करके फाइनल सिलेक्शन लिए। केवल आपको राइटिंग स्किल सुधारनी है। लेटर लेटर कौन कौन से पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें मैं हूँ, अमरनाथ सर हैं, और भी सभी लोग हैं, सब लोग मिल करके हिंदी का आपका पूरा सेशन क्रिएट करा देंगे। इससे राइटिंग जो मैं कराता हूँ वो 100% आप वहीं से आता ही। अभी तक 2017 से रिकॉर्ड है कि आप 9 में से 6 ऐसे हमारे निबंध से पाए। तो वो मुख्य परीक्षा की बिल्कुल समस्या नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा आप ज्यादा फोकस करते हैं, तो जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करेंगे, ये वाला जीएस वाला पेपर मुख्य परीक्षा में भी रहेगा, हिंदी का भी ऑब्जेक्ट मुख्य परीक्षा में भी रहेगा। तो अभी आपको 90 दिन में 100% निबंध और लेटर ड्राफ्टिंग को छोड़ करके आपको पूरा फोकस करना है जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी पे। और उसका ऑब्जेक्टिव हिंदी सर कितना आसान है, अब दिलीप सर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव हिंदी की एक रणनीति बता दीजिए सर। बहुत 6 टॉपिक हैं आपके, मैं नाम बता देता हूँ। पहला जो है आपका तद्भव तत्सम आता है, दूसरा जो है आपका विशेषण विशेष आता है, तीसरा है वर्तनी और वाक्य शुद्धि, चौथा टॉपिक है जो आपका ये विलोम है, आपका पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये 6 टॉपिक है। सब पे ऐसा डिफाइंड सिलेबस आपने कहीं भी किसी भी टॉपिक पे देखा ही नहीं होगा। हर सिलेबस से, मतलब हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इतना बेहतरीन सिलेबस किसी भी एग्जाम का नहीं है सर। दिलीप सर बताइए। और जी जी बिल्कुल। और मैंने ये जो पैटर्न देखा है हिंदी के क्वेश्चंस का, मैंने इसके पैटर्न को बहुत जब एनालाइज किया तो हिंदी के पैटर्न में मैंने ये देखा है कि आपसे लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं, लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। तो अगर आपने एक बार उसको प्रॉपरली पढ़ लिया है प्रीलिम्स को लेकर के और मेंस को लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, जो कि बहुत कठिन नहीं है, अगर आप 90 दिनों का आपके पास समय है, धनंजय सर, अमरनाथ सर दोनों लोग आपके साथ में रहेंगे, और ये दोनों ही एजुकेटर इतने बेहतरीन एजुकेटर हैं हिंदी को लेकर के कि आप दोनों लोगों को फॉलो करते हुए अपने हिंदी को इतना बेहतर कर लेंगे कि आपको कहीं अन्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 6 के 6 टॉपिक आपके बेहतर कंप्लीट हो जाएंगे और आप इतना बेहतर परफॉर्म करेंगे इन क्वेश्चंस को लेकर के कि टॉप आप कर सकते हैं हिंदी में जाकर के। अभी डिस्क्रिप्टिव है सेकंड पेपर में, डिस्क्रिप्टिव है सेकंड पेपर में। हाँ, तो आंसर राइटिंग वगैरह का भी तो बताया जा रहा है अपने वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी सर फोकस ये है कि इन 90 डेज में हमारे सामने प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के हिंदी का ऑब्जेक्टिव और जीएस का पूरा सेक्शन लगभग एक जैसा रहेगा। वही हमको प्रीलिम्स में भी काम आएगा, वही हमको मेंस में भी काम आएगा। इसके बाद केवल हिंदी डिस्क्रिप्टिव का अलग से बचता है। तो हिंदी डिस्क्रिप्टिव को लेकर के अगर 90 दिनों में हम मेंस और प्रीलिम्स को लेकर के जीएस और हिंदी पर फोकस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम होने के बाद हमारे पास मेंस को लेकर के समय बचा रहेगा, हमारे पास एग्जाम को लेकर के मेंस को लेकर के समय बचा रहेगा। और मेरे ख्याल से 40 to 45 डेज वुड बी इजी कि हम उस मेंस को लेकर के प्रिपेयर कर सके। एक रिवीजन को लेकर के जैसे भी बात चली, तो मेरा अपना एक ऐसा तजुर्बा है या मेरा ऐसा अपना मानना है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीजें हमारी भूलती हुई चली जाती हैं। और रिवीजन को लेकर के मेरा जो अपना मानना है, वो अपना मानना ऐसा है कि आज मैंने जो पढ़ा, मैंने अगर सुबह कोई चीज पढ़ी है तो मैं आज शाम को, रात को सोने के पहले पहले तक उसको कम से कम एक बार जरूर पढ़ लूं, रिवाइज कर लूं। तो मेरा अपना ये जो रिवीजन का फंडा होता है वो 3 स्टेप का फंडा है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी अप्लाई करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, अगर आप लोग अप्लाई करें तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये फंडा शायद बहुत अच्छा लगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो कि जो चीज आपने आज पढ़ी है उसको आज रात सोने से पहले कम से कम एक बार जरूर पढ़ लें। जैसे आप उसको उसी दिन एक बार रिवाइज करते हैं तो क्लास में जितना भी कुछ हुआ होता है, हमारा माइंड उस पूरी सारी चीजों को रिकॉल कर लेता है, रिवाइंड कर लेता है और वो आपके दिमाग में बस जाता है। इसके बाद आपको अगली बार जो उस पर रिवीजन करना चाहिए, आपको 1 हफ्ते के बाद, जो भी दिन आपने रिवीजन किया था, लास्ट पढ़ा था, उसके जस्ट 1 हफ्ते के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। उसमें आप कई सारी चीजों को भूल चुके होंगे तब तक। जब आप कई सारी चीजों को भूल चुके होंगे और आप उसको रिवाइज करेंगे तो जितनी चीजें आपको याद हैं अब वो आपको परमानेंट याद होंगे, और जिन चीजों को आप भूल गए थे उन चीजों को आपने फिर से रिवाइज कर लिया और वो चीज अब आपके लिए परमानेंट हो गई। अगली बार जब आप उसको रिवाइज करें तो पूरे 1 महीने का समय या 15 दिन का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15 दिन का समय लेकर के चलते हैं, 20 या 25 दिन का समय लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है आपके लिए 15 दिन का समय पर्याप्त होगा। आप 15 दिन बाद जब उसको रिवाइज करने जाएंगे तो आई थिंक आप 75 to 80% चीजें
जो आपने पढ़ा था उसको आपको रिवाइज करने के लिए बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको रिमाइंड आ जाएगा जैसे आप उसको देखना स्टार्ट करेंगे। फिर से आप 20% जो चीजें भूलेंगे ना, उन 20% चीजों को जब आप पढ़ लेंगे उस 15 दिन के बाद में, तो वो टॉपिक या वो पर्टिकुलर जो एरिया आपने कवर किया था 15 दिन पहले या एक हफ्ते पहले करीब, तो वो आपको अब कभी नहीं भूलेगा। ये प्रोसेस मेरे खुद का अप्लाई किया हुआ है और मैं इसी प्रोसेस के माध्यम से रिवीजन करता चला आया हूँ चीजों का। और ये चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। जैसे धनंजय सर ने बताया था, दीपांकर सर ने बताया था, वो भी एक अच्छा तरीका है। आप रिवाइज करते हुए चलिए, डेली उन चीजों को रिवाइज करते हुए चलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एग्जाम को लेकर के कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इतना ज्यादा कंटेंट हो जाता है कि अगर हम रिवाइज करने बैठेंगे तो हमको एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे रोज रिवीजन करने के लिए चाहिए। और फिर हम अगर रिवीजन ही करते रहेंगे तो हम आगे की चीजों को भी कब पढ़ेंगे, ये भी एक समस्या हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि 90 डेज के कोर्स में ये डेफिनेट है कि हमको क्लासेस रेगुलर करनी है, हर रोज हमको क्लासेस करनी होगी, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस करनी होगी। तो रिवीजन का भी एक पैटर्न होता है। अगर आप इस मेरे बताए हुए पैटर्न पर चलेंगे तो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा जरूरी नहीं कि फोर्सफुली किया जाए, लेकिन आप एक बार इसको ले करके जरूर देखिएगा कि पहले आपने जिस दिन पढ़ा है उस दिन ही उसको रिवाइज करिए, फिर एक हफ्ते में उसको रिवाइज करिए। आप 50% चीजें भूल चुके होंगे, 50% आपको रिवाइज करना होगा। 15 दिन में जब आप रिवाइज करना शुरू करेंगे उसको वापस से, तो आप 75% आपको याद होगा, 25% ऐसा होगा जो आपको याद करना होगा। तो इस इनडायरेक्टली फंडे को सर भी ये आप लोग डेली जरूर हो अप्लाई जाएगा। करते चलिएगा। जी इनडायरेक्टली सर। सर ये डेली होगा। इनडायरेक्टली सर ये डेली होगा। जी आज का टॉपिक 15 दिन बाद, कल का टॉपिक 16 दिन बाद, फिर ये डेली हो जाता है। तो डेली रिवीजन रिवीजन का तो सर, रिवीजन का तो ये सीन है कि बच्चा, बहुत बहुत मेरा जो ये तो आपको मानना है जी 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 कि रिवीजन की फॉर्म में भले बच्चा नया टॉपिक ना पढ़े, लेकिन जो पुराना पढ़ चुका है, जो जी उसको पढ़ाया जा चुका है, वो उसको अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए, वो उसको जी आना चाहिए, जो जिसपे वो ऑलरेडी इतना टाइम दे चुका है। ठीक है, तो जो क्लासेस या जो सब्जेक्ट उसने ऑलरेडी पढ़ करके बाकायदा नोट्स बनाए हैं, उस पे आप ऑलरेडी बच्चों टाइम दे चुके हैं, उस पे आपने बहुत टाइम दिया है, आपके एजुकेटर ने बिल्कुल। आपके साथ काफी टाइम दिया है उन सब्जेक्ट पे। तो उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक्स को पहले रिवाइज करो, उसको वीकली उसका प्रोसीजर बना लो, या मंथ या हफ्ते में 2 दिन करके, ऐसे जैसे भी आपका सब्जेक्ट पे जैसी कमांड है। और फिर मेन मुद्दा यहाँ पे क्लास करने से भी ज्यादा देखिए कुछ जरूरी चीजें हैं, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। अगर आप ऑलरेडी एक बार क्लासेस कर चुके हैं तो मैं तो आपसे सिर्फ यही बोलूंगा, अब आपके पास बहुत ज्यादा तो समय नहीं बचा है। वो बच्चे जो ऑलरेडी कोई ना कोई बैच कोर्स जैसे सर कर जी चुके हैं, आप ही लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जी ऑलरेडी पूरा पूरा कोर्स कर चुके हैं, अब जी उनको क्या करना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टेस्ट सीरीज पे। उसकी एनालिसिस खुद से करिए। देखिए एजुकेटर तो खुद कराएगा, लेकिन बच्चों खुद से आप एनालिसिस करिएगा, इस उस टेस्ट सीरीज की खुद से करिए। और नई टेस्ट सीरीज लगाने का नियम ये हो गया है, ये है ही है नियम, कि आप अगला टेस्ट तब लगाएं जब आप पहली टेस्ट सीरीज की अच्छे से एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करें। और देखिए कमियां कहां पर है, उस एनालिसिस में जो भी आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको एक अलग कॉपी डायरी पे लिखते चलिए। और जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने एजुकेटर से आप लोग डिस्कस करिए। राइट सर? और सबसे और बेस्ट हर बैच के ये लिए तरीका है। हाँ हर बैच हाँ के लिए हमारे अकेडमी के जो भी बैचेस आ रहे हैं, हर बैच के लिए आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल ही रहे हैं। और कहीं पर भी आप रेगुलर स्पेशल क्लासेस में, प्लस क्लासेस में, कहीं पर भी आकर के आप उन डाउट सेशंस को यूज कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी एजुकेटर ऐसा नहीं जो आपके डाउट्स को क्लियर नहीं करेगा। हर एजुकेटर एकदम कीन है आपके डाउट्स को लेकर के, ताकि आपका सिलेक्शन हो। हम आपके लिए केवल और केवल दरवाजे खोल सकते हैं, ऐसा नहीं। हम आपको दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपको दरवाजा खोलना कैसे, लेकिन खोलना आपको पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी। जी सर, एक लास्ट में मैं टॉपिक बता देता हूँ। जो 90 डेज में जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं या अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से छोड़ के प्रश्न नहीं जाए। जैसे आपका इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है बहुत आसान है, वहां से 10 प्रश्न जो है हमेशा आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं। और इस टाइम जो है इसका रेशियो करंट अफेयर्स जोड़ दिया जाए तो 15 हो जा रहा है। तो इन्वायरमेंट आप 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं, पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए। करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। 15 मई तक करंट अफेयर्स जो है पीसीएस के लिए, और 30 जुलाई तक जो है आप या कर सकते हैं 10 अगस्त तक, 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक आप पढ़ेंगे केवल समीक्षा अधिकारी के लिए। करंट अफेयर्स जो है 30 प्रश्न, वहां से 25 से 30 प्रश्न आपको रहेंगे। हर एग्जाम में जो पीसीएस एग्जाम हो रहे हैं 25 से 30 प्रश्न वहां से रहते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया आप कर लेंगे, वहां से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। ज्योग्राफी आप कर लेंगे
तो जो लास्ट के आपके दिन बचेंगे उसमें साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कर लेंगे, इन्वायरमेंट कर लेंगे, आपका जो पोर्शन साइंस में भी सबसे अधिक क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो आपके बायो वाले सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। बायो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, केमिस्ट्री नहीं भी पढ़े तो बायो तो यूपी स्पेशल का भी रोल है सर। हाँ, आप जी, लोग अभी आपका शायद यूपी स्पेशल का भी सेशन बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो ये हो गया जीएस के, ये पोर्शन हो गए। यूपी स्पेशल 3 प्रश्न पूछता है, उसको भी जरूर पढ़ के जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या नगरीकरण 2017 की जो लोग प्रारंभिक परीक्षा दिए होंगे उनको पता होगा कि 13 क्वेश्चन पूछ दिया था, जनसंख्या नगरीकरण से 13 क्वेश्चन पूछ दिया था, और इतना बड़ा रोल उसने निभाया था। तो आपको पता है 2011 की ही जनगणना अभी पढ़नी है, 21 वाली हम 23 में एग्जाम में पढ़ेंगे, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। यूपी स्पेशल और कृषि से कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। एग्रीकल्चर की बुक आती है परीक्षावाणी की, और कोई बुक आपके लिए मिलेगी भी नहीं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बस उन्हीं को कर लेना है, बस आपकी पूरी तैयारी हो जाती है इतने में। मुख्य परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी और अमरनाथ सर की रहेगी, उसमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऐसे हिंदी हम लोग इतना अच्छा कराएंगे। हमें आपसे निवेदन है कि जो लोग भी प्रारंभिक परीक्षा पास करके आए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जो है नेगेटिव मार्किंग हो गई है सर, नकारात्मक जो आपका जो ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। बहुत सारे ऐसे मेधावी स्टूडेंट हैं जो 1-2 नंबर से, जैसा कि दिलीप सर ने बताया था, तो नेगेटिव मार्किंग को सर कैसे हम लोग टैकल करें, कैसे हम लोग कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। दिलीप सर थोड़ा इसको एलोबरेट करिए कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। बिल्कुल सर, देखिए नकारात्मक अंकों का जो प्रावधान आर की एग्जामिनेशन में किया गया है, अभी तक की हमारी जो मानसिकता रही है वो ये है कि नकारात्मक अंकों का कोई प्रावधान नहीं था, तो हम भले ही हमको आ रहा हो या ना रहा हो, हम निश्चित तौर पर 140 से 140 अटेम्प्ट करके आते हैं। लेकिन इस मानसिकता को अब हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इस मानसिकता के साथ ही जाएंगे तो ये हमारे सिलेक्शन को पास पहुंचाना तो दूर, इतना दूर कर देगा कि हम वहां तक भटक भी नहीं पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के मेरा केवल आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें टेस्ट सीरीज को देकर के। टेस्ट सीरीज इसका सबसे बेहतर इलाज है। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा नहीं होगा, तब तक आप लोग डायरेक्टली एग्जाम देंगे जाकर के, तो वहां पर आपको नकारात्मक अंक मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और नकारात्मक अंक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो केवल और केवल आपके कुछ अंकों को कम करते हैं। जब नॉर्मलाइजेशन होता है अंकों का, तो नॉर्मलाइजेशन में कई बार आपको नकारात्मक अंकों की वजह से इतना पीछे चले जाते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी, आपके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सही होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप कई बार चले जाते हैं पीछे। जैसे अभी मुझे याद है जेल बॉर्डर के एग्जाम को लेकर के, जेल बॉर्डर के एग्जाम में कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके सही प्रश्न ज्यादा थे, सॉरी गलत प्रश्न उनके काफी थे, और उनके जो मार्क्स थे वो ओवरऑल मार्क्स ज्यादा थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब हुआ तो नेगेटिव, क्योंकि उनके नेगेटिव मार्क्स इतने ज्यादा थे कि उनको पीछे कर दिया गया, उनको उनको मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया उनका। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से, नॉर्मलाइजेशन जब आपका होता है तो आप स्कोर करने के बाद भी, कट ऑफ सिक्योर करने के बाद भी आप कई बार पीछे रह जाते हैं, मेरिट में आपका नाम नहीं आता है। तो बेहतर होगा कि आपको जितना आ रहा है, जितने को लेकर के आप 100% श्योर हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों के पीछे जाएं। उन प्रश्नों के पीछे जाने का प्रयास मत करें कि जहां पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, 50-50% का भी डाउट है, तो आप उन प्रश्नों के पीछे पहले मत जाएं। पहले आप पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में उन प्रश्नों को सॉल्व करें जिनको लेकर के आप 100% श्योर हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक कम अटेम्प्ट किया है और आपको और अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आपको मेरिट सिक्योर करनी है अपनी, तब आप उन प्रश्नों पर जा सकते हैं जिनमें आपको 60-40 या 50-50 का थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ। वहां पर आपके पास समय रहेगा, आप वहां पर अपनी काबिलियत के अनुसार या अपने सेक्शंस का यूज करते हुए आप उन ऑप्शंस पर जा सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से आप रिलाई होकर के जाए कि नहीं मुझे सारा का सारा करना है, तो ये आपको सिलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दे। सर थोड़ा सा उन एस्पिरेंट के लिए बता दीजिए जो बिल्कुल इसी बार ग्रेजुएट हुए हैं और वो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, अभी उनको बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि कैसे कम टाइमिंग में। एक बहुत बड़ा क्राउड ये भी है कि वो पेपर तो देना चाह रहा है लेकिन उसको कोई आइडिया ही नहीं है, पहली बार वो पेपर में बैठेगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए अच्छी। मैंने जो सब्जेक्ट बताए हैं, विशेषकर जो है अभी कम समय में 90 दिन में आप इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप एनवायरमेंट करंट अफेयर, मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा लंबा होता है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। जो टॉपिक आपको छूट रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, और सबसे ज्यादा फोकस करिए हिंदी पे।
अगर आप जीएस में 70 भी क्वेश्चन जो है जिसमें कि 25-30 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर आप 70 क्वेश्चन यहाँ पर ले आते हैं और हिंदी में आप जो है 1 महीने की अच्छी तैयारी करके 60 में 60 ला सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी बहुत आसान प्रकृति के होते हैं, तो 7, 6, 13, 130 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप जीएस में थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, अभी 90 दिन का समय बहुत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आपको पता है कि ये मिनी पीसीएस जैसा कि सर ने बताया, तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बीच कंपटीशन है। लेकिन आप कभी तो शुरुआत करेंगे, परीक्षा जरूर दीजिए और 100% दे करके दीजिए। भले ही आपने टोटल ओवरऑल 80 क्वेश्चन ही सही किए, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक बैठने का समझ में आएगा कि आप नेगेटिव जो नहीं आ रहे थे प्रश्न वो क्यों हमने टिक किए, ऐसे प्रश्न हमने क्यों अटेम्प्ट किए जिसका हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं सारे क्वेश्चन करके आए। आपको करना क्या है, नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटजी के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें करना क्या होता है कि पहले तो 100% जो आपको आता है वो कर लीजिए पहले राउंड में। दूसरे राउंड में आपको जो 50-50 आता है उसको भी जरूर मारिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर जो है अभी नहीं कर पा रहे हैं तो 50-50 वाला जरूर करिए। और लास्ट में जब जाके आपको लग रहा है कि अब अभी भी हम जो है 100 क्वेश्चन के आसपास ही हैं, तो जाकर के एक प्रश्न भी, एक भी ऑप्शन आपको लग रहा है तब भी वहां रिस्क लीजिए। अगर आप सेफ चले जा रहे हैं, आपको पता हो जाता है कि आप कितने कितने पे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 50-50 वाला छोड़ना जो है बहुत घातक हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है नकारात्मक अंकों की, तो वो उसका भी नए अभ्यर्थियों को उसमें भी अनुभव मिलेगा कि हमने जो है आसान प्रश्न क्यों गलत किए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, कठिन प्रश्न ध्यान ही नहीं देना। 70% क्वेश्चन आसान प्रकृति के होते हैं, नॉर्मल प्रकृति के होते हैं, उन्हीं पे फोकस करना है, 30% छोड़ देना। एग्जैक्टली ठीक सर। है जी, हमें जो है क्या करना है स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें हैं, मैं 1-2 लाइन बता दूं कि जी। बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग बाद में इस चीज, जब आप इस वीडियो को देखें, केवल क्वेश्चन करना ही नहीं है एक तरफ से, हम लोग क्वेश्चन छोड़ना भी होता है। ये भी एक टैलेंट होना चाहिए, ये आपको एजुकेटर बताते होंगे बिल्कुल क्लास में जब आप दीपांकर क्विज सर, करते होंगे कि इसको कौन सा लेकर के मुझे क्वेश्चन अंग्रेजी छोड़ना की है। एक कहावत याद आ गई कि एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ you attempt all the questions. Exam is about how smartly you choose the questions चूज द क्वेश्चन or leave the questions. ये बहुत तो अच्छी क्वेश्चन कहावत है जो मुझे छोड़ने ध्यान वाली जो है, हाँ कला, ये आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप, होता नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा, अब बच्चे क्या करते हैं, डूब जाते हैं उसी, डूब गए, अब सोच रहे हैं बैठे बैठे, इतनी देर में उनका 5 मिनट 10 मिनट निकल गया। ऐसा होता है, असल में ईगो ईगो पे ले प्रॉब्लम हो लेते हैं जाती कि है, नहीं ये सब्जेक्ट तो मैं उनके पढ़ के उनके आया हूं, उनके अंदर का स्किप करिए उस जैकार्ड, जी क्वेश्चन जी, को। उनके अंदर का पहले जैकार्ड राउंड में तुरंत पढ़ते बाहर आ जाइए, जाता है। पहले राउंड में पढ़ते जाइए और देखिए कि सारे क्वेश्चन आपसे एक बार में कौन से हो जा रहे हैं, जो हो जा रहे हैं उनको एक बार में कर लीजिए, उस पर आप सुनिश्चित हो गए। फिर आप दूसरे राउंड में फिर से उठा करके देखिए, जिसमें 50-50 सर ने बोला कि 50-50 अपनी स्ट्रेटजी लगा करके आप करिए। ऐसे आप प्लानिंग कर सकते हैं। और पूरा मेन गेम टाइमिंग का है, टाइमिंग आपकी कैसे सेट होगी, ये सबसे जरूरी है। आप कितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए और उसकी एनालिसिस करिए। भाई क्लासेस का तो अलग रोल है, क्लासेस के बाद टेस्ट सीरीज का बड़ा रोल है। हाँ जी, हमारे यहाँ तो सर टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से फ्री रहती है। आप एक बार कोर्स ले लेंगे। कोर्स की विशेषता क्या है दोस्तों, ये जान लीजिए, आप जो है यूपी के सभी एग्जाम, चाहे वो पेट के हो, यूपी SSSC के हो, यूपीएसआई के हो, कोई भी एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, बीईओ का, आरओ का, अपर सबऑर्डिनेट का तो हम लोग कराते ही हैं, अपर का तो सारा इंटरव्यू सारा होता ही है। अन्य कोई भी एग्जाम के लिए आपको अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, हम सभी से आप पढ़िए। मोर देन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों को कि अगर डीसी सर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने आज तक जितने भी कोर्सेज कंप्लीट कराए हैं, या आपने कराए या हमने कराए, जितने भी एजुकेटर ने कराए, वो सारे कोर्सेज मिलते हैं आपको। साथ ही साथ लाइव क्लासेस मिलती है और सभी की टेस्ट सीरीज मिलती है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, प्रॉपर नोट्स खुद देख करके भी बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, मेगा क्विजेज हैं। तो आप क्विज, मेगा क्विजेस दे करके, टेस्ट सीरीज को दे करके टाइम का एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। इतनी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए बेटा कि जब आप पेपर में बैठे तो आपको ये
ये रियलाइज ही ना हो कि आप पेपर में बैठ रहे हैं। बहुत बच्चे तो पेपर के नाम से कांपते हैं, डर लगने लगता है बिल्कुल उनको, बिल्कुल किसी को बिल्कुल। तबीयत इसीलिए खराब होने जितना लगती है। ज्यादा आप तो टेस्ट इतना सीरीज ज्यादा देंगे टेस्ट उतना सीरीज ज्यादा लगाइए। फेमिलियर होते जाते हैं हम उन चीजों से। फैमिलियर, और डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तभी स्कोर भी बढ़ेगा। यहाँ पर मैं दो बिल्कुल लाइनें सर जरा बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सागर। दो लाइनें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। शब के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने। शब मतलब होता है अंधेरा। शब के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया कुर्शिदा निकालो तो कोई बात बने। कुर्शिदा मतलब उजाला। एक नया कुर्शिदा निकालो तो कोई बात बने। वक्त के ढांचे में ढलना तो सबको आता है, खुद के ढांचे में वक्त को ढालो तो कोई बात बने। वाह वाह, बहुत तो क्या बढ़िया बात। बहुत बढ़िया वक्त सर, बहुत में बढ़िया। हमको खुद टाइम मैनेज करना है, वक्त के अकॉर्डिंग नहीं चलना। वहां तो टाइमिंग फिक्स होगा, ये नहीं कि आप क्वेश्चन लेके बैठे हैं और सोचते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। टेस्ट सीरीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, अपने एजुकेटर का बेस्ट यूटिलाइज करिए, बेस्ट बिल्कुल यूटिलाइज। सर। मल्टीपल एजुकेटर है, कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको मल्टीपल एजुकेटर मिल रहे हैं एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। कई सारे, आपको एक एजुकेटर की ट्रेनिंग नहीं आई, दूसरे से पढ़िए, दूसरे से नहीं आई, तीसरे से पढ़िए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। आप एक बार सीखने के पर्पज से आइए तो देखिए बस बस यहाँ पर आपके लिए आप पूरे सारे द्वार खुले डेडिकेशन, हुए हाँ, पूरा। आप पूरे डेडिकेशन के साथ आइए और आपको निश्चित तौर पर सीखने को मिलेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी पूरी डिटेल जो है नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जल्द ही हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाइए। 5 तारीख से हमारा करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल का भी बैच चल रहा है। 90 दिन का एक क्रैश कोर्स जो है 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है। वो दोनों कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप पूर्ण रूप से अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। और मैं यहाँ पर एक कंक्लूसिव लाइन बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिलीप सर और दीपांकर सर, आप लोगों बहुत का बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद। को इतना बेहतरीन गाइडेंस देने के लिए। और हमारी पूरी अनअकैडमी परिवार जो है लॉकडाउन में सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहती है। जो लोग भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, आइसोलेट रहिए दोस्तों। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर हमेशा यूज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और जब भी जरूरी हो, देखिए यूपी में अभी लॉकडाउन जो है लगा हुआ है फ्राइडे से लेकर के मंडे तक, और हो सकता है ये आगे पूरे वीक और एक्सटेंड हो जाए। अभी जो है चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं कल के बाद जो है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए मैक्सिमम लोगों की हेल्प करने की। नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे अनअकैडमी टीम के ही बहुत सारे एजुकेटर हैं जो कोविड पॉजिटिव है। लगभग सभी को ये बीमारी होनी है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार जो है इससे लड़ना है। लड़ना। आप दवाओं को लेते रहिए टाइम पे, अपने साथ जो है अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। कुछ लोग आसपास जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करिए। हमारी अनअकैडमी टीम एक बड़ा फंड रिलीज करने वाली है जल्दी। और सभी एजुकेटर की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप सर और सर मैं दिवाकर एक सर। चीज थैंक यू। बताना चाहूंगा थैंक यू सर। सर, एक चीज। देखिए बेटा, आप ऐसा तो है नहीं कि आप घर पे बैठे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे होंगे। पढ़ तो आप रहे ही होंगे, कहीं किसी चैनल पे, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, कहीं कुछ उठा के, कहीं कोई नोट्स। तो जब आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपके हाथ से समय तो निकलता ही जा रहा है, तो क्यों ना आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जब आप पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक पढ़ेंगे सभी चैप्टर को, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आप अभी तो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, जब आप एक एक्सपीरियंस एजुकेटर के गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो बिल्कुल ये है भाई, एजुकेटर अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करेगा ही, वो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आए। तो जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी। और यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो स्पेशल क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप करिए आकर के, उसी में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो सर इसको यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बिल्कुल धन्यवाद सर। दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप सर, दीपांकर थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू धनंजय सर। दीपांकर सर, धनंजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।